हेलो नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपके कमेंट इन दिनों आते रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी कुछ परेशानी थी और साथ ही मैं कोविड-19 पॉजिटिव हो गया था, जिस कारण से ये वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे। दोस्तों, अब मैं ठीक हो चुका हूँ और अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न लुसेंट के पेज नंबर 21 से 25 के बीच दिए गए हैं। इससे पहले लुसेंट बुक से एंशिएंट इंडिया हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें 3 वीडियो आए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही सल्तनत काल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने इससे पहले के टेस्ट सीरीज़ में, ये जो क्राउन जी के बुक टेस्ट सीरीज़ चल रहा था, तो उसमें भी हमने कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था। जो तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा है कि महमूद गजनी का पहली महत्वपूर्ण जीत सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जबकि ये बात गलत है। पहली महत्वपूर्ण जीत जो थी उसकी 1008 ईस्वी में नगरकोट के जो विरुद्ध उसने लड़ाई की थी, तो पहली महत्वपूर्ण जीत वो थी उसकी। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता था। वो आकर के यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ता था, हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था, जो सौराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ से करीब उसके 20 लाख दिनार की संपत्ति उसको हाथ लगी थी। इस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम हुआ करता था। और महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का भारत पर दूसरा आक्रमण कब हुआ? सही जवाब है 1178 ईस्वी में उसका दूसरा आक्रमण हुआ था। इससे पहले 1173 ईस्वी में वो गौर प्रदेश का शासक बनता है। 1175 में वह पहला आक्रमण करता है, जिसमें मुल्तान को उसने जीत लिया। और 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर वह दूसरा आक्रमण करता है, जहां उसकी शासक जो था वहाँ भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो गौरी को बुरी तरह उसको परास्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी शासक कौन था? दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी शासक था वो था आराम शाह। तो आराम शाह उस समय जस्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी थी 1211 ईस्वी में, और फिर वो गद्दी पर बैठता है। जबकि बख्तियार खिलजी जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, जिसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज जो था ये इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था, और नसीरुद्दीन महमूद जो था ये रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक के समय लौह एवं रक्त की नीति प्रचलित थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहाउद्दीन। बलबन को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, जो उसका वास्तविक नाम था। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। साथ ही फारसी रीति रिवाज से आधारित जो था नवरोज उत्सव को भी उसने प्रारंभ करवाया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। वो अक्सर कहा करता था कि जब भी वो हेय दृष्टि वाले लोगों को, यानी कि शूद्र लोगों को देखता था, तो उसकी आंखें में लाल हो जाती थी और हाथ वो उसकी फड़क कर उनकी तलवार पर चली जाती थी। तो ये कुछ वक्तव्य बलबन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित किस सल्तनत कालीन शासक के दरबार में रहते थे? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ई, क्योंकि अमीर खुसरो जो था लगभग 9 राजाओं के दरबार में वो रहा करता था। इसको तूतीय हिंद कहा जाता है, अपने आप को ये तूतीय हिंद कहता था। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का यह शिष्य था। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 9 दिल्ली सुल्तानों के दरबार में ये रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल
का निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा जमैत खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी वह नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था, यह कथन किस सल्तनतकालीन शासक के लिए कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह कथन जो कहा गया है खिलजी वंश के अंतिम शासक जो मुबारक खिलजी हुआ करता था उसके लिए बर्नी ने ये कहा है। तो मुबारक खिलजी नग्न स्त्री पुरुष संगत इसको पसंद था, कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर ये आ जाता था। और एक बात इससे रिलेटेड ये है कि इसने खलीफा से उपाधि धारण की थी, खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, जो काफ़ी अपने आप में रोचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है, और ये संज्ञा दी गई है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। उसकी कुछ नीतियां ऐसी थी, उसके जो सिक्के चलाए गए थे, तो इस कारण से उनको ये उपाधि दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो फरिश्ता कहता है कि कांसे के सिक्के चलाए गए थे, और बर्नी के द्वारा ये कहा गया है कि वो तांबे के धातु के सिक्के उसने चलाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया था? सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के धन में 3/4 भाग कर दिया था, और भू राजस्व की जो दर थी इसको बढ़ा करके उपज का आधा भाग कर दिया था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमको बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। और मलिक काफूर का जो तेलंगाना का अभियान था, या कह सकते हैं दक्षिण भारत का अभियान, यहीं पर तेलंगाना के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, यहीं से इसको जो हीरा था कोहिनूर वो यहीं से मिला था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के कितने आक्रमण हुए थे? सही जवाब है 6 आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए थे, जबकि पहला आक्रमण जो हुआ था ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो अलाउद्दीन के काल में जो पहला आक्रमण हुआ मंगोलों का, इसमें से कादर खां जो था ये 1297 ईस्वी में ये आक्रमण करता है, इसी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। जबकि पहला आक्रमण जो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था वो 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में निम्नलिखित किस अधिकारी का सर्वाधिक योगदान था? सही जवाब होगा ऑप्शन ई। दोस्तों, 2 जो अधिकारी थे नाजिर और मुहतसिब, ये दोनों अधिकारी का बहुत ही योगदान था अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में। मुहतसिब जो था एक सेंसर अधिकारी हुआ करता था, और नाजिर जो था ये नापतौल का अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये 56 कोट दुर्ग बनवाया गया था। और 56 कोट दुर्ग कहा जाता है जो तुगलकाबाद जो इसने दिल्ली के स्थित पहाड़ी पर बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नगर बनवाया था तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद का जो दुर्ग था वो एक रोमन शैली में बना हुआ था, और इसी दुर्ग को 56 कोट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बात करें तो आदिलाबाद दुर्ग जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित नहीं थी? दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये चारों जो योजनाएं हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही क्रियान्वित थी। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया गया था, राजधानी परिवर्तन की गई थी जो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तन हुई थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो अभी हमने जिक्र किया था, और खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इसने किया था। साथ ही बात करें तो ये 1326 ईस्वी में इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी, और साथ ही साथ इन्हीं वर्षों में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था। 1329 से 30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, और इन्हीं वर्षों में खुरासान और कराचिल का अभियान भी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक के काल में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस सल्तनतकालीन शासक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था। पहला जो राज्याभिषेक था थट्टा के निकट, ये 20 मार्च 1351 ईस्वी को किया था, जबकि दूसरा जो राज्याभिषेक था इसने दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में किया था। तो सल्तनतकालीन अकबर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुधार के काम किए थे, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। 24 कष्टदायक करों को इसने ख़त्म कर दिया था, और इस कारण से खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन को पहचानें। पहला कथन कहता है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसने 5 बड़े नहरों का निर्माण किया था और हर्ब ए सर्ब यानी सिंचाई कर के रूप में एक नए कर को इसने लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। ये भी बात सही है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक नए नगरों का निर्माण करवाया था। ये भी सही है। और चौथा प्रश्न कहता है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इसने नया विभाग बनाया था, जो दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो ये चारों के चारों कथन सही हैं। ऑप्शन ई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो इसने जो प्रमुख शहरों का निर्माण किया था, उसमें हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज़पुर प्रमुख हैं। और एक और फेमस बात है इसके लिए कि फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का, एक प्रचलित सिक्का था, उस समय इसने चलवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों का फारसी अनुवाद किसने दलायते फिरोज शाही नाम से किया था? सही जवाब हो जाएगा अपाउद्दीन ने दलायते फिरोज शाही नाम से इस ग्रंथ का, कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया था फारसी में, जो एक नक्षत्र विज्ञान से रिलेटेड हुआ करता था। 1300 लगभग ग्रंथों का चोरी किया गया था, यानी लूटा गया था उसमें। और जो आज के बारे में बात करें तो ये जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा बनवाया गया था? वंस अगेन फिर से सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खान ए जहां तेलंगानी मकबरा बनवाया था, जो जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से इसकी तुलना भी की जाती है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। खिज्र खां का जो एक उत्तराधिकारी था वो था मुबारक शाह, और इसी के संरक्षण में अहमद सरहिंदी रहा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुलुडुखी शीर्षक से फारसी कविताएं किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने गुलुडुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी हैं। और सिकंदर लोदी जो था ये आगरा शहर का स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी भी बनवाया था। इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये कह सकते हैं कि एक फैक्ट्स है, जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों को बांट दिया था कि मांस तौलो इससे। बड़ा ही बेशर्म किस्म का ये राजा हुआ करता था। और साथ ही मुसलमानों को तजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी और पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने से महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो उस समय दिल्ली का शासक था, जिससे परेशान था दौलत खां लोदी, आलम खां और साथ ही साथ राणा सांगा। तो इन तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया था। दौलत खां लोदी जिस समय पंजाब का शासक था, आलम खां जो था ये इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था, जबकि राणा सांगा जो था ये मेवाड़ का शासक हुआ करता था। तो इन तीनों ने बाबर को बुलावा भेजा था कि आप आइए दिल्ली पर, इसको पराजित कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में किस शासक के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, अलाउद्दीन खिलजी तथा बहाउद्दीन बलबन के समय अमीर जो थे काफ़ी प्रभावहीन हो गए थे। जबकि लोदी वंश के शासनकाल में देखें तो अमीर का जो महत्व था चरमोत्कर्ष पर था, काफ़ी उनमें ताकत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत कालीन निम्नलिखित पद तथा संबंधित विभाग को सही सुमेलित करें। दोस्तों यहाँ सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि मुशरिफ ए मुमालिक का जो संबंधित विभाग था ये आय तथा व्यय का लेखा जोखा था।
दूसरा है आरिज़े मुबालिक जो सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तीसरा है दीवाने बंदगान जो दास विभाग से रिलेटेड था। और चौथा है मजमुआदर जो उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में निम्नलिखित विभाग तथा संबंधित सुल्तान में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखना यह है कि किस विभाग की रचना यानी बनाने का जो श्रेय है और किस सुल्तान को दी गई है। तो पहला कह रहा है कि दीवाने मुस्तखराज जो वित्त विभाग से रिलेटेड है, तो आपको याद होगा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी अलाउद्दीन की फेमस थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। दूसरा है दीवाने कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था और ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये भी सही है। तीसरा है दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग से रिलेटेड था और बलबन ने इसकी ज़रूरत पड़ी थी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, तो सैन्य विभाग की रचना की थी दीवान ए अर्ज बलबन ने। चौथा कह रहा है कि दीवाने बंदगान दास विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी रचना नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग को नहीं बनाया था, ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे बात करें तो दीवान खैरात जो दान विभाग से रिलेटेड था, दारुल सफ़ा जो खैराती अस्पताल था, दीवान ए बंदगान जो दास विभाग से संबंधित था, तथा दीवान इस्तियाक जो मृतक सैनिकों के आश्रितों को पेंशन दिया जाता था। इन चारों विभाग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा खास खेल कहा जाता था अस्थायी सेना को। और आगे बात करें तो जब एक शहर या 100 गांव के जो शासन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसे अमीर ए सदा कहा जाता था, जबकि ग्राम की छोटी इकाई प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का मूल आधार क्या था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित किस शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित स्थान तथा उनकी प्रसिद्धि के कारण में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला देखें तो सरसूती जो था अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस था, बिल्कुल सही है। अनिवाड़ा जो था ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था, काफ़ी व्यापारिक गतिविधियां वहां पर होती थी, सही है ये। सतगांव जो था रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था और आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। तो यहाँ पर सभी सही सुमेलित दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। इनके अतिरिक्त अगर बात करें तो बनारस जो था ये सोने चांदी व जरी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था, जबकि अच्छे नस्ल के घोड़े के लिए तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे सल्तनत काल में, और हाथी जो था ये बंगाल से मंगाया जाता था। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवल जो था ये काफ़ी फेमस हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, निम्नलिखित किस सल्तनतकालीन शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा गया है। तो आप इसका कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम अपना वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।